राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे हम। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही है। पेन कॉपी उठा लीजिए और जुट जाइए मेरे साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, उनकी प्रमुख विशेषताएं और वहाँ से प्राप्त प्रमुख सामग्री तो खंगालते हैं एक एक स्थल को हम और याद करते हैं वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। सबसे पहला स्थल है मोहनजोदड़ो। गुरुजी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में हमें एक दिक्कत आती है। क्या आती है भाई, हमें भी बताओ। कि दिक्कत ये आती है गुरुदेव, हड़प्पा की चीज़ मोहनजोदड़ो में चले जाती है और मोहनजोदड़ो की चीज़ हड़प्पा में चले जाती है। कभी क्लियर नहीं होता। हम दो ऑप्शन पे रहते हैं इस टॉपिक से। तो मैं कहता हूँ कि आज के बाद हम एक ही ऑप्शन पे रहेंगे, दो पे नहीं रहेंगे। बस आपको एक नाम याद रखना है। क्या याद रखना है? एक नाम। कि एक नाम तो गुरुजी याद रख लेंगे, तो रखो तो सही, चलो तो सही मेरे साथ, एक नाम याद रखो। अब एक नाम कौन सा है तो आप अच्छी तरह याद रखोगे। खोजकर्ता याद रखना है, खोजकर्ता। और खोजकर्ता कौन थे? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी इसकी खोजकर्ता थे। गुरुजी ये तो याद कर लेंगे, इसमें ज़्यादा बड़ी कोई बात ही नहीं है। ये तो हमें आधे तो याद ही है कि मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की है। और गुरुजी हमें तो इतना भी याद है कि 1922 में इसकी खोज की है, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में आपने इसको हमें याद भी कराया था। तो आज मैं ये पूरे का पूरा टीला आपको इसी नाम से याद करवाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, राख। क्या याद रखना है? राख। एक से आप ले याद रखना है, फिर आपको दा याद रखना है, से याद रखना है और बन। 1 2 3 4 5 चीज़ें तो इसके बारे में राखल दास बनर्जी नाम से याद हो गई। एक खुद राखल दास बनर्जी, छठी चीज़ और याद हो गई। क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले राख से क्या याद रखोगे आप? कि कोई भी व्यक्ति जीवित रहता है जब तक तो बढ़िया होता है, और मरने के बाद में वो क्या हो जाता है? राख का एक ढेर हो जाता है। क्या हो जाता है? उसकी खाक हो जाती है, अर्थात वो राख हो जाती है, उसे जला दिया जाता है। तो इस राख से आप याद रखना कि राख किसकी होती है? कोई भी व्यक्ति की जो मर जाता है। और मृतक से आपको याद रखना है मृतकों का टीला। तो राख से आपको याद रखना है कि राख किसकी होती है? मरे हुए व्यक्तियों की, मुर्दों की। तो राख से हो गया मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? मृतकों का टीला। तो राख से एक चीज़ याद हुई। दूसरी हम बात करते हैं लय से क्या होगा? तो खोज के बाद में हमारा दूसरा जो बिंदु है वो है स्थिति, अर्थात मोहनजोदड़ो की स्थिति के बारे में। ये कहाँ स्थित है? तो लय से आपको अच्छी तरह याद रहेगा, लरकाना जिला है, सिंध प्रांत है, और कहाँ पे है? पाकिस्तान में। सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। अब आपको याद रखना है कि सर ये भी याद हो गया। अब दा से क्या बनेगा? तो दा से दायां तट बनेगा, और से क्या बनेगा? सिंधु नदी बनेगी। तो ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? नदी में से आपको क्या बनानी है? सिंधु नदी बनानी है। गुरुजी बन गई सिंधु नदी। और सिंधु नदी का दा से क्या बनाना है? यहाँ पे आपको याद रखना है दाएं तट पर, दाएं तट पर स्थित है। ये आप याद रख लेना कि हाँ गुरुजी यहाँ तक तो रख लिया याद। आगे बताओ। तो बन से आपको याद रखना बनना, मतलब बनाना और बिगाड़ना। दो चीज़ें बनती है, बनना या बनाना और बंगाड़ना। तो आप बन से याद रखना कि यह जो शहर है, ये जो टीला है, वह बना कितनी बार है? ये 9 बार बना है। कितनी बार बना है? 9 बार बना है। एवं 8 बार क्या है? ये उजड़ा है। तो 9 बार बना है, 8 बार उजड़ा है। ये चीज़ भी आप याद रखोगे। एवं यहाँ से चरण प्राप्त हुए हैं कितने? यहाँ से 7 सांस्कृतिक चरण भी प्राप्त हुए हैं। तो कितने सांस्कृतिक चरण प्राप्त हुए हैं? 7, यानी 7 सांस्कृतिक चरण प्राप्त हुए हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मोहनजोदड़ो टीले की बात कर रहा हूँ।
अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी में, और यहाँ पे आप याद रखोगे इसके शहर के बारे में, शहर कह सकते हैं या नगर कह सकते हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरे नंबर का नगर है। पहले ये सबसे पहले नंबर का नगर हुआ करता था, लेकिन गनेरी वाले की खोज के बाद में ये दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। गनेरी वाला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और जनसंख्या की अगर हम बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से ये प्रथम शहर था। ऐसा माना जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या मोहनजोदड़ो में निवास करती थी सिंधु सभ्यता के समय। और जनसंख्या के बारे में ये भी बताया जाता है कि जनसंख्या लगभग 35 से लेकर के 40,000 जनसंख्या इस शहर में निवास करती थी। इनमें सर्वाधिक जो लोग पाए गए इस जनसंख्या में वो भूमध्य सागरीय थे। कौन से थे? भूमध्य सागरीय या भूमध्य सागरीयन थे। ये चीज़ आप याद रखना यहाँ पे। इसके बाद में हम याद करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ करके कि मोहनजोदड़ो के उपनाम, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। उपनामों में हम सबसे पहले बात करें तो मोहनजोदड़ो खुद जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? तो हमें याद रखना है मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का, और जिसका अर्थ होता है मर्तकों या मुर्दों या कहें हम प्रेतों का टीला। तो क्या क्या याद रख सकते हो? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला, प्रेतों का टीला। ठीक है। इसके बाद में इसका दूसरा जो 4 उपनाम यहाँ पे याद रखने हैं हमें। दूसरा अगर नाम की हम बात करें, टीले से संबंधित ही है, तो इसे कहा जाता है स्तूप टीला। स्तूप टीला भी कहा जाता है। स्तूप टीला क्यों कहा जाता है? कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क द्वारा, कनिष्क ने यहाँ पे एक टीले का निर्माण करवाया था। इसी के कारण इसे स्तूप टीले के नाम से भी जाना जाता है। तो अब दोबारा याद करने की, मैंने कहा था ना याद करवाऊंगा, तो याद करो। देखो दोबारा से, कोई मर गया, मरने के बाद में उसके ऊपर क्या बनाया जाता है साहब? स्तूप बनाया जाता है, चबूतरा बनाया जाता है। ठीक है ना? तो क्या बनाया जाता है? स्तूप, टीला या चबूतरा वो बना दिया। तो पहले तो मर्दों का टीला था, उसके ऊपर चबूतरा बना दिया। अब जहाँ पे स्मारक बना दिया, चबूतरा बना दिया या कोई स्तूप बना दिया, तो उस के चारों ओर क्या लगाएंगे? पेड़ पौधे। तो हम याद कर सकते हैं कि इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बाग। तो हमने यहाँ चारों ओर क्या लगा दिया? गार्डन लगा दिया। समाधि के चारों ओर पेड़ पौधे लगा दिए, तो बाग या नखलिस्तान। अब बाग या नखलिस्तान किसे कहते हैं या किसका कहते हैं? तो इसे सिंध का बाग या सिंधु का बाग भी, या कहीं कहीं सीधा याद रखना आप, इसे सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान कहते हैं। अब बाग क्यों कहते हैं? क्योंकि हरा भरा है चारों ओर से। नखलिस्तान का अर्थ क्या होता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में हरा भरा कोई क्षेत्र होता है, उसे कहा जाता है नखलिस्तान। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। उसके बाद में एक और नाम है, उसमें आप याद रखोगे कि स्टुअर्ट पिगट महोदय है, पिगट महोदय, और उन्होंने इसने जुड़वा राजधानी कहा। क्या नाम दिया? जुड़वा राजधानी। और जुड़वा राजधानी किन किन को कहा गया? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा गया। तो ये इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। आप 1-2 बार देखोगे तो ये याद हो जाएगी। यहाँ से मैं दोबारा बता दूँ, उपनाम में मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला, जहाँ मुर्दों को जला दिया जाता है, मान लो ऐसे सपोज करो, उसके बाद में उसके ऊपर क्या बना दिया जाता है? स्तूप, चबूतरा वगैरह बना दिया जाता है। उसकी समाधि बना दी जाती। समाधि में चारों ओर पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है उसका बाग, बगीचा, है ना, नखलिस्तान। और पिगट महोदय, स्टुअर्ट पिगट महोदय ने जुड़वा राजधानी बताया किसे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। अब बात करते हैं इसका जो नगर था, वो सभी स्थलों की तरह
2 टीलों में बटा हुआ था, 2 टीलों में बटा हुआ था। यहाँ मैं एक नदी बना देता हूँ पहले। ये नदी है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। इस पर एक टीला तो यहाँ है और एक टीला आपको याद रखना है ये 2 टीले हैं। इन दोनों टीलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी। और सिंधु नदी का ये कौन सा किनारा है, दायां किनारा है। कौन सा किनारा है, दायां किनारा है। अब आप याद रखना है इसमें कि ये कौन सा टीला है, पूर्व दिशा का टीला। ये कौन सा है, पश्चिम दिशा का। तो आप अच्छी तरह याद रखना ये टीला पूर्व दिशा का है, ये पूर्व दिशा का टीला है। और हम बात करें ये पश्चिम का है। ये एक चबूतरे के ऊपर बनाया गया है, इसलिए इसे ऊपरी टीला कहते हैं। और ये सामान्य ज़मीन पर ही बनाया गया है। ज़मीन पर बनाए जाने के कारण इस टीले को क्या कहा जाता है, इसे निचला टीला कहा जाता है, जो हमने कल हड़प्पा में पढ़ा था। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसके चारों ओर दुर्गीकरण किया हुआ है, अर्थात दीवार है और दीवार के अंदर ये टीला है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, दुर्ग टीला। इसे क्या कहा जाता है, नगर टीला। यहाँ पे जन सामान्य लोग रहते हैं। दुर्ग टीले में पुरोहित या प्रशासनिक लोग रहते हैं। ये हम इनके नगरों में जब चर्चा करेंगे वहाँ, और कल मैंने हड़प्पा में इनके बारे में विस्तृत बताया था। अब हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले कि आपको एक बात याद रखनी है। यहाँ पे ऐसे लिंक रोड और बना देता हूँ जिससे हमें इनमें कुछ चीज़ें हैं उनको याद करने की आसानी रहेगी। आपको सबसे पहले एक बात याद रखनी है यहाँ पे कि यहाँ पे एक नर्तकी थी। कौन थी, यहाँ पे एक लेडी थी, वो नाचने का काम करती थी, ऐसे नर्तकी। तो सबसे पहले आपको साहब बहुत सारी चीज़ों में से आप नर्तकी क्यों पढ़ा रहे हो, आप मेरे साथ पढ़ते जाओ, आपको याद रहेगा अच्छी तरह, मैं गारंटी देता हूँ। नर्तकी थी, और नर्तकी में भी आप याद रखना कि यहाँ से नर्तकी से आपको याद रखना कि कांसे की नर्तरत नारी की नगन प्रतिमा, नगन मूर्ति मिली है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। और ये जो नारी है ये प्रोटो एस्ट्रोलाइड थी, जबकि यहाँ पे भूमध्य सागरीय सर्वाधिक लोग थे। और ये मूर्ति कौन सी है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की मूर्ति है, अर्थात विदेशी नारी थी। और वो यहाँ के नगन डांस करती थी, ऐसे आप याद कर लो, मतलब बाहर की थी ऐसे। तो यहाँ पे नर्तकी की मूर्ति मिली है कांसे की। अब आप याद रखना कि ये सारे के सारे लोग इस नर्तकी का नृत्य देखने के लिए जाते थे। एक व्यक्ति जिसका घर यहाँ था और यहाँ से वो भी, यहाँ क्या था, घर, और इस घर से वो भी कहाँ गया था, इसका नृत्य देखने के लिए। ये दुर्ग टीले का यहाँ से निकलने के लिए दरवाज़ा, तो ये भी देखने के लिए चले गया था, ऐसे आप याद रखोगे। अब ये वापिस आया और वापिस आते ही इसकी क्या हो गई, घर पे मृत्यु हो गई। क्या याद रखोगे, घर पे आया और घर पे आते ही इसकी मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु हो गई और हमने पढ़ाई है मृतकों का टीला, तो इसकी मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले यहाँ से शहर भेजा जाता है एक बंदे को कि जा कफन लेके आना है तेरे को, वहाँ से क्या लेके आना है, कफन। तो यहाँ से आपको शहर गया ये, और शहर से लेके आना है इसे कपड़ा। और कपड़ा काटने के लिए चाकू तो होता नहीं था, सॉरी कैंची तो होती नहीं थी उस ज़माने में, तो यहाँ पे क्या मिला, चाकू। तो आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से एक चाकू मिला है जो कपड़े में लिपेटा हुआ था, एक उस्तरा मिला है जो कपड़े में लिपेटा हुआ था, ऐसे आपको याद रखना है। तो इससे आपको ये चीज़ याद रह जाएगी कि सैंधव सभ्यता से सबसे पहले हमें कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता में मोहनजोदड़ो से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इससे कहा भाई कफन लेके आ, मतलब कपड़ा लेके आ, व्यक्ति मर गया है उसके लिए। और इससे बोला गया कि तू है ना जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा अगर राजपथ पर होके जाएगा। तो किस पे, राजपथ पर होके जाएगा, अर्थात सड़क पे होके जाएगा, तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो आपको याद रखना है कि यहाँ से एक सड़क भी प्राप्त हुई है। हम पूर्वी टीले के पहले अध्ययन कर रहे हैं।
यहाँ सड़क कैसी थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, ग्रिड पद्धति, ऑक्सफोर्ड सर्कस, समकोण पर काटने वाली ये सड़कें, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इन सड़कों की जो चौड़ाई की बात चलती है, चौड़ाई मोहनजोदड़ो में वो 10 मीटर थी। और आप यहाँ पे अच्छी तरह याद रखना कि मोहनजोदड़ो से जो सड़क प्राप्त हुई है उसे राजपथ की संज्ञा दी गई है। और ये जो सड़क को राजपथ क्यों कहा गया है, क्योंकि ये एकमात्र स्थल है जहाँ पर पक्की सड़कें प्राप्त हुई है, कच्ची नहीं है, पक्की सड़क प्राप्त हुई है, अर्थात पक्की ईंटों से सड़क बनी हुई कहाँ मिली है, ये मिली है मोहनजोदड़ो में। तो ये था राजपथ के बारे में कि तू राजपथ से जाएगा तो जल्दी आ जाएगा। अब इस नर्तकी के पास बहुत सारी संख्या में क्या थी, मोहरें थी। इस नर्तकी के पास में बहुत सारी संख्या में क्या थी, मोहरें थी। इस प्रकार की ये मोहरें हैं। तो आप याद रखना, सर्वाधिक मोहरें भी कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। तो सर्वाधिक मोहरें थी, बस इतना। अब कौन कौन सी मोहर प्राप्त हुई थोड़े आगे बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में इस लड़के से कहा गया कि तू ऐसे करना, कपड़ा लेने जाए और कपड़ा लेके जब वापस आए तो राजपथ पे ही रास्ते में आपको एक मंगोलियन पुजारी आए हुए हैं, वो मिल जाएंगे। तो आप उस मंगोलियन पुजारी को भी साथ में लेके आना। किसे लेके आना है, मंगोलियन पुजारी को भी साथ में लेके आना। ऐसे तो ये क्या है, पुजारी। तो पुजारी का सिर प्राप्त हुआ है और वो कौन सी प्रजाति का था, मंगोलियन प्रजाति का। तो इसे कहा जाता है मंगोलियन पुजारी का सिर कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। तो उस सिर मंगोलियन पुजारी को साथ लेके आना। और यहाँ आ गए, फिर व्यक्ति सभी मिल कर के कहाँ गए, इसको जलाने के लिए, जो भी इसको दफनाने के लिए गए। वैसे यहाँ पे कब्र वगैरह के उदाहरण तो नहीं मिले, कहीं साक्ष्य नहीं मिले, पर फिर भी याद रखना। और आने के बाद में वो व्यक्ति वापिस सब के सब यहाँ पे इसे दफना दिया गया। ऐसे याद रखना आप कि यहाँ इसे दफना दिया गया वैसे। और दफना के इसके ऊपर उन्होंने तो कुछ नहीं बनाया, लेकिन बाद में अशोक ने, सॉरी कनिष्क ने यहाँ पे स्तूप बना दिया। तो ये क्या है, यहाँ पे स्तूप, बीच बीच में टीले के ऊपर स्तूप। वैसे ये कोई कहानी है, बस मैं याद कराने के लिए बता रहा हूँ। तो ये स्तूप है जो कनिष्क ने बनाया। और सभी लोग घर आ गए और घर में लड़के से बोले, भाई आपके घर में बताओ क्या क्या सुविधा है। तो वह कहता है कि घर में कुआं है। तो आपको याद रखना कि मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर में कुआं था। कुएं के अलावा और क्या है, स्नानागार है। और क्या है, अन्नानागार है। और क्या है कि 2 मंजिला मकान है, 2 मंजिला मकान है। जैसे भी आपको नुक्ता वगैरह करना है, अर्थात बारवा वगैरह करना है, जो व्यक्ति मरा है उसका आप कर लो, देख लो, मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। तो वो कहते हैं कि यार इतने से तो काम चलेगा नहीं, पहले ऐसे करते हैं, आपके घर में कुआं स्नान का पानी तो ख़त्म हो जाएगा, पहले ऐसे करते हैं अपन नहाने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले ये आते हैं और यहाँ पे होता है बृहद स्नानागार। तो क्या होता है यहाँ पे, बृहद स्नानागार। यहाँ ये स्नान करते हैं। उसके बाद में ये यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है, सभा भवन। तो आप याद रखना कि यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, सभा भवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पश्चिमी टीले से। तो सभा भवन आए, उसकी आत्मा को शांति के लिए मौन वगैरह रखा। उसके बाद में ये चलते चलते रास्ते में एक पुरोहित जी का घर था, पुरोहित का घर था। तो ये वहाँ आ गए, अर्थात हम याद कर सकते हैं पुरोहित आवास प्राप्त हुआ है। ये भी कहाँ से हुआ है, मोहनजोदड़ो से। और कौन से टीले से हुआ है, पश्चिमी टीले से, दुर्ग टीले से। उसके बाद में ये सब के सभी कि हम बहुत सारे हैं संख्या में, इसीलिए अब कहाँ चलते हैं, महाविद्यालय। तो ये महाविद्यालय भवन चले गए। तो यहाँ से आपको महाविद्यालय भवन प्राप्त हुआ है, ये आप याद रख लेना। इसके बाद में कि अब खाना वगैरह के लिए जो इतना सारे आदमी हैं उनको खाने का इंतज़ाम, जैसे
लड्डू पूड़ी वगैरह कौन बनाएगा, कहाँ से बनाएंगे? तो इन्होंने कहा कि ये सारा इंतजाम कहाँ से हो जाएगा? अन्नागार से। अन्नागार है यहाँ पे, बृहद अन्नागार, वहाँ से हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, स्नानागार में आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो स्नानागार प्राप्त हुआ है उसके बारे में थोड़ा सी जानकारी के लिए बता देता हूँ आप लोगों को कि जो स्नानागार है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ है हमें। ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, पूरब और पश्चिम। और हम ये कह सकते हैं ऐसे, उत्तर दिशा से लेकर के और जल में उतरने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी थी। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में भी जल में उतरने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई थी नीचे उतरने के लिए। और कौन कौन सी दिशा में? एक तो उत्तर दिशा में सीढ़ियाँ थी, दक्षिण दिशा में भी सीढ़ियाँ बनी हुई थी जल में उतरने के लिए। और आप याद रखना अच्छी तरह से कि यहाँ पे दक्षिण पश्चिम से पानी की निकासी, जो गंदा पानी वगैरह उसकी निकासी थी यहाँ से। और इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी लंबाई 49, चौड़ाई की हम बात करें यहाँ पे 23, और ये ऊंचाई की बात करें तो लगभग 8 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि 49 मीटर, 23 मीटर और 8 मीटर। लंबाई 49 मीटर, चौड़ाई 23 मीटर और गहराई 8 मीटर थी। ये विशाल स्नानागार मिला है जो सार्वजनिक भवन था एक प्रकार का। ये कौन सा था? सार्वजनिक सबसे बड़ी इमारत है। जबकि हम बात करें यहाँ पे अन्नागार, जो अन्नागार यहाँ से प्राप्त हुआ है वो लगभग 45.71 इंटू 15.23 मीटर चौड़े अन्नागार प्राप्त हुए हैं। ये सिंधु सभ्यता की या मोहनजोदड़ो की ही सबसे बड़ा क्या है? इमारत है। और ये कौन सी है? सार्वजनिक इमारत है। इस प्रकार ये चीज़ें याद रखना है आप लोगों को। अब वापस यहाँ पे चलते हैं। यहाँ से हमने कौन कौन सी चीज़ मिली? कपड़ा अर्थात कपास के साक्ष्य हो गए, नर्तकी की मूर्ति हो गई, यहाँ पे ये पुजारी हो गया। सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई है। मोहरों से आपको एक चीज़ याद रखना है कि इन मोहरों में एक ऐसी मोहर भी प्राप्त हुई है जो ऐसी है, और उस पर एक व्यक्ति है 3 सिर वाला और ऐसे बैठा हुआ है। यहाँ पे पशु है, यहाँ पशु है, यहाँ पशु है, यहाँ पशु है, और यहाँ पे हिरण है, और यहाँ पे कुछ लिपि लिखी हुई है। तो ये जो मोहर मिली है इसे पशुपति शिव कह सकते हैं। पशुपति शिव या आद्य शिव भी कहा जाता है, आद्य शिव भी कहा जाता है। इसके अलावा हम ये कहें कि इसमें गैंडा, यहाँ पे हाथी, यहाँ पे कुबड़ वाला बैल, हिरण और भैंसा, इनकी क्या मिली है? चित्र मिले हैं इसमें। एक देवता जिसके ऊपर त्रिशूल है, सिर में 3 सिर है, चारों ओर ये पशु बैठे हुए हैं। तो इन्हें पशुओं का देवता पशुपति शिव, आदि शिव की संज्ञा दी गई है। और 2 चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, जो मार्शल महोदय है उन्होंने उसे आदि शिव कहा है। इसे क्या कहा है? मार्शल महोदय ने आदि शिव कहा है। और मार्शल महोदय ने इस स्नानागार को विश्व का आश्चर्य बताया है। क्या बताया है? आश्चर्य बताया है इस स्नानागार को। इसके अलावा यहाँ से कुछ अन्य चीज़ें भी प्राप्त हुई है जिसमें हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे बाद में जब पुरोहित से पूछा गया कि साहब इतनी सारी संख्या में ये व्यक्ति मर कैसे गया, तो कहा जाता है कि यहाँ बहुत सारे क्या मिले हैं? कंकाल प्राप्त हुए हैं। और आप ऐसे मान लेना कि ये नर्तकी है ना, कहीं से वायरस लेके आई थी विदेश से, और उन वायरस में क्या मिला है? K.R. कैनेडी है, वो कहते हैं कि यहाँ से मलेरिया के संक्रमण प्राप्त हुए हैं। ऐसे आप याद रख सकते हो। इसके अलावा
आपको याद रखना है, यहाँ से एक बैल मिला है और बैल भी कैसा मिला है, कुबड़ वाला बैल। तो कुबड़ वाला बैल मिला है, बैल यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आप याद रखना, घोड़े का यहाँ पे एक दांत प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? घोड़े का दांत यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। 2 चित्र प्राप्त हुए हैं। एक चित्र है यहाँ पे, वो नाव का है। इसके अलावा यहाँ से एक चित्र ऐसा मिला है जिसमें एक व्यक्ति बकरे का पीछा कर रहा है चाकू लेते हुए, ऐसा चित्र भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये मोहनजोदड़ो कैसा लगा आपको, मुझे बताना। आगे हम पढ़ेंगे लोथल के बारे में।